नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ट्विटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कमाई का एक और रास्ता दिखा दिया है, पैसे लेकर ब्लू टिक देने का बिजनेस। जी हां, ट्विटर के बाद अब मेटा भी पेड वेरीफाइड सर्विस लॉन्च कर रहा है। अगर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर है तो पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पर ब्लू टिक वो ले सकता है और इसके लिए हर महीने करीब 12 से $15 तक चुकाने होंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कमाई का ये जरिया कितना कारगर होगा, इसका सोशल मीडिया यूजर्स पर कितना असर पड़ेगा और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमाई के चक्कर में ये प्लेटफॉर्म अपनी साख ही कम कर दे। इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पहले तो सबको अपनी लत की गिरफ्त में लिया, फ्री में सर्विस दी, लेकिन धीरे धीरे ये फ्री वाली सर्विसेज अब पेड होने लगी हैं। मसलन ट्विटर की बागडोर जैसे ही एलन मस्क के हाथों में आई, तस्वीर बदल गई। ट्विटर ने ब्लू टिक को पेड कर दिया। मस्क का ये रेवेन्यू जनरेट मॉडल मार्क जकरबर्ग को भी आकर्षक लगा। ऐसे में ट्विटर की तर्ज पर मेटा ने भी सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे। शुरुआत में मेटा की ये पेड सर्विस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च हो रही है। जुकरबर्ग ने साफ किया कि बाद में दूसरे देशों में भी सिलसिलेवार इस सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर ब्लू टिक पाना है तो वेब के लिए इसकी कीमत $11.99 रखी गई है। वहीं iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसकी कीमत $14.99 तय की गई है। इंडियन करेंसी में ये रकम 1000 से ₹1250 के करीब बैठेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेना ट्विटर से महंगा है। करीब 18 साल बाद फेसबुक ने अपने यूजर से ब्लू टिक के लिए पैसे वसूलने का मन बनाया है। मेटा के पेड वेरिफिकेशन सर्विस के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसे भी जानना जरूरी है। दरअसल मई 2012 में फेसबुक के आईपीओ के आने के बाद पहली बार 2022 में मेटा के एड रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में मेटा ने अपने खर्चे को कम करने के लिए करीब 11,000 कर्मचारियों की छटनी की थी और अब ब्लू टिक देने के बहाने अपने यूजर्स से पैसे वसूलने की योजना मेटा को रेवेन्यू बढ़ाने का कारगर उपाय लग रहा है। समझते हैं कि पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेटा यूजर्स को क्या क्या सहूलियतें देने वाली है। दरअसल वेरीफाइड अकाउंट्स होने से किसी के नाम से फर्जी अकाउंट के खिलाफ सिक्योरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही कोई फर्जी आईडी के जरिए किसी के नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। वहीं पेड वेरिफिकेशन सर्विस लेने वाले यूजर्स की कस्टमर सपोर्ट तक सीधी पहुंच होगी। इसके अलावा अकाउंट सपोर्ट के साथ अधिक से अधिक लोगों तक रीच होने जैसे स्पेशल फीचर्स भी मिलेंगे। यह आपकी मर्जी पर है कि आप मेटा की पेड वेरिफिकेशन सर्विस लेते हैं या नहीं, लेकिन इसे लेने के लिए 18 साल की उम्र या इससे अधिक होना जरूरी है। वहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वेरिफिकेशन बैज के लिए यूजर्स को सरकारी डॉक्यूमेंट आईडी देनी होगी। मेटा ने साफ किया है कि पेड सर्विस को खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किया गया है। फिलहाल तो ट्विटर वेब सर्विस के लिए भारत में करीब ₹650 ले रहा है। इसमें अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेड सर्विस को जोड़ दें तो हर महीने ₹1800 के आसपास बैठेगा। तो क्या ये रकम इंडियन यूजर्स की जेब अलाउ करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी दिलचस्प आज का मुद्दा है और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब ये तो ऐसा हो गया कि देखा देखी ट्विटर के जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी याद आया कि अरे ऐसे भी तो कमाई हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां पर अब सांस लेने के भी कुछ दिनों बाद शायद पैसे देने पड़े। सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जिस तरह से हमारी लाइफ में है और जिस तरह से ये लोग उगाही पे उतर आए हैं, क्या आपका अनुभव क्या कह रहा है? आपकी बात हुई होगी, क्या पैसे कमाने के अलावा और कुछ है इनकी सोच में कुछ? देखिए दीपक जी, पहले तो इन्होंने डेटा बेच के पैसा कमाया और खूब पैसा कमाया। सबसे ज्यादा रिच यही लोग हैं। उसके बाद अब इस लेवल पे आ गए क्योंकि अब उनको डेटा मिल गया है सबका, 20-20, 15 साल का डेटा है सबका, हर एक्टिविटीज का लॉग इनके पास है। और अब ये सीधे सीधे ट्विटर ने जो स्टार्ट किया है, इससे जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है ना, वो है डेमोक्रेटाइजेशन की जो हम बात करते हैं, वो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा।
क्योंकि किसी को प्रिविलेज आप जरूर देंगे जब आप पैसा लेते हैं, तो उसके जैसे आपने कहा कि उनका रीच है डायरेक्टली सपोर्ट सिस्टम से। आज यहाँ पर किसी का अकाउंट क्लोन हो जाए या कोई अब्यूजिव कंटेंट आ जाए, तो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम को लिख भी दें तब भी महीनों उसका रिस्पॉन्स नहीं आता या कंक्लूड नहीं होती चीज़। अभी जो लोग पेड होंगे, जो सर्विसेज पे करके ले रहे होंगे, वो तुरंत रिजॉल्व करा लेंगे। तो एक उस तरह से एक बायस्ड अप्रोच जरूर हो जाएगी, क्योंकि आप पे कीजिए तो आपकी कहानी जल्दी सुनी जाएगी। ये मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेटाइजेशन जो हम बात करते हैं वेब 3.0 की जो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसके लिए हिंडरेंस है। फिर ये डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, फिर ये जरूर बायस्ड ही होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो कंटेंट डेवलपर्स हैं उनके लिए है, तो कंटेंट प्रोलिफरेशन में भी उसका इंपैक्ट आएगा, कहाँ किसका कंटेंट ज्यादा दिखाया जाएगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी यूज करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक उस डायरेक्शन में चल पड़ा है सारा का सारा जो अभी तक का सोशल मीडिया था। और लोगों की डिपेंडेंसी है, लोग काफी हद तक डिपेंडेंट हैं, और कई सारे बिजनेसेस भी हैं पर्सनल जो यूज के लिए करते हैं वो तो करते ही हैं, फैमिली कोऑर्डिनेशंस, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, हर चीज आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ही कोऑर्डिनेट होती है। तो एक डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर इस समय ये डिमांड करना एक तरीके से गलत है, क्योंकि जो लोग इस माइंडसेट बना चुके हैं कि उनकी डे टू डे लाइफ का पार्ट है वो रहेंगे, लेकिन वो अब थोड़ा सा छिटक जाएंगे, क्योंकि जो लोग पे करेंगे उनको प्रिविलेज मिलेगा। मेरे ख्याल से ये एक माइंडसेट बनेगा इवेंचुअली। ये बिल्कुल आपने सही कहा, डेमोक्रेसी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये जो प्रिविलेज वाली बात है ना कि आप प्रिविलेज्ड हैं साहब, आपने पैसे दे रखे हैं, ये मतलब ये मॉडर्न वर्ल्ड में ये कौन सी फिलॉसफी लेकर आ रहे हैं दीपिका? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ आप जो इसमें वो दे रहे हैं, सर्विसेज जो दे रहे हैं, इंक्रीज्ड विजिबिलिटी। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं ब्लू टिक नहीं हूं तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी साहब, या तो ये क्लियर कर दीजिए पहले ही। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पर्सोनेशन। अच्छा, तो मतलब मैं अगर एक आम यूजर हूं ट्विटर पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? यानी कि आप खुद कह रहे हैं कि आपके प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, अगर मैं एक आम पे हमने यही देखा हाँ, है कि इनका पहला जो उद्देश्य था कि प्रोवाइडिंग यू अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, जब इन्होंने लॉन्च किया था, उस सिक्योर प्लेटफॉर्म के बिना पे उन्होंने हमारा ट्रस्ट गेन किया। एंड अभी जब इतने सारे हम लोग ने इम्पर्सनेशन के केसेस देखे हैं, क्या ये दावे से कह सकते हैं कि अगर ये वेरिफिकेशन ब्लू टिक का जो उन्होंने प्लान बनाया है वो इंडिया में आ जाए और लोग खरीदना हो जाए, तो क्या इम्पर्सनेशन 100% बंद हो जाएगी, या फिर एक नई प्रजातियों जालसाजों की आ जाएगी जिसका नाम होगा वेरीफाइड स्कैमर्स? तो क्या ये दावे के साथ हमें लिख कर देख सकते हैं कि अगर जो इनका उद्देश्य है टू प्रोवाइड यू एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पर्सनेशन, क्या ये वो कर सकते हैं हमारे लिए? दूसरा, सोशल मीडिया, इंटरनेट और नेट न्यूट्रलिटी, जिसकी हम लोग ने पहले भी बात की है, इसमें हमेशा एक प्रोसेस था इक्वल फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, अवेलेबल फॉर ऑल। बट अगर यहाँ पे ऐसे हो गया कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली वो वीआईपी लाइन में आ जाएंगे और जिन्होंने नहीं ली वो नॉर्मल लाइन में। इसके पहले इन्होंने जितना भी हमारा डेटा कलेक्ट किया उसको एडवर्टाइजर्स को बेचा है, बिकॉज वी वर नॉट पेइंग देम। तो दे हैव टू मेक इट क्लियर कि अभी जो सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे उपभोक्ता, क्या उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स फिर नहीं दिखाए जाएंगे? बिकॉज हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ये जरूर देखा है कि जैसी सब्सक्रिप्शन ली जाती है हमारी एड्स बिल्कुल ही 0 शून्य हो जाती है। तो क्या ये हमें लिखकर क्लियरली एंड कैटेगोरिकली समझा सकते हैं कि क्या ये जो इनके डायरेक्टिव्स है ये माने जाएंगे, या फिर भी इनमें कोई एम्बिगुइटी, कोई भी अस्तव्यस्तता वहां पे होगी? नहीं, और मेरा डेटा ये किसी और को नहीं देंगे, इस बात की क्या गारंटी है आशुतोष? आशुतोष, जैसा दीपिका ने कहा उसी के कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल आपसे, कैसे ये तय करेंगे कि ये बोल रहे हैं कि साहब हम तो, जैसा कि दीपिका बता रही हैं कि, और अभी दुबे जी ने भी बताया कि पहले इन्होंने हमारा डेटा बेचा, अब ये कह रहे हैं कि साहब हम आपसे पैसे ले लेंगे तो फिर आपके लिए हम प्रायोरिटी और ये सब तय करेंगे। आप हमें कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप हमारा डेटा नहीं बेचेंगे? देखिए, पहले तो इन्होंने एक तरह से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, लोगों को हैबिचुअल बना दिया कि ये जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, चाहे वो सोशलाइज करने के लिए या फिर शॉपिंग करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी पर्पस के लिए जो वो यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है इसमें हैबिचुएट हो चुके हैं। और अब जब उनको ये पता है कि अब सोशल मीडिया के बिना काम चलना लोगों का मुश्किल है,
तो क्यों ना हम इसमें सब्सक्रिप्शन जैसी चीज जिसको हम चार्जेबल बना करके, क्योंकि देखिए इतने करोड़ों लोग अगर यूज कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग, तो अगर कोई भी चार्ज वो लेते हैं इतने सारे लोगों से, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम जो कलेक्शन होगा वो बहुत ह्यूज होगा। तो उनका ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये सोचना, बात ये उठती है कि क्या ये पैसे देने से या सब्सक्रिप्शन चार्ज देने से क्या मैं सेफ हो जाता हूं? तो इसका मतलब ये है कि मेरी सेफ्टी तो पहले भी हो सकती थी। इसका मतलब है कि कंपनियां जो है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती थी या कर सकती है, जो अब वो कहते हैं कि हम करेंगे, जब आप पेमेंट करेंगे तो हम करेंगे। तो इसका मतलब कि पहले भी पॉसिबिलिटी था। इसका मतलब कि जो इम्पर्सोनेशन हो रहा है या जो फ्रॉड हो रहा है, उसको बहुत हद तक जो है टेक्नोलॉजी के तहत जो है रोका जा सकता है। देखिए पैसा एक अलग फैक्टर है, बट बात ये है कि अगर ये पॉसिबिलिटी था, तो हमने इतने टाइम तक जो इतने फ्रॉड्स देखे, क्या उसमें कंट्रोल पहले भी किया जा सकता था कि नहीं? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है आता है, क्योंकि लोगों का जो डेटा है वो बहुत अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, या किसी भी स्कैमस्टर के लिए या किसी भी आम आदमी के लिए वो उसमें से निकाल करके डेटा अपना एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके किसी भी तरह से उसका मिसयूज हो सकता है, या बैंकिंग या फिर पैसे मांगने का जो हमने देखा है प्रचलन, बहुत सारा इस तरह का क्राइम हमने ऑलरेडी देखा है। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि आप पैसे दो तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो अब वो किस तरह से सिक्योरिटी देंगे? और अगर सिक्योरिटी अब देंगे तो पहले वो क्यों नहीं दे पा रहे थे? पहले उन्होंने ये क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ये इस बात को मानते हैं कि आपका नेग्लिजेंस पहले था। इसका मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते थे, आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, अब आप इसको पैसे लेकर के कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं पैसे लेकर के कि अब लोगों का डेटा जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होगा? और इस बात की कितनी गारंटी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी सेम सिचुएशन रहेगा, लोग इसी तरह से लोगों के साथ जो है फ्रॉड होगा, इंपर्सोनेशन होगा, और सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि अब पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग इसके शिकार हो रहे थे, अब पैसा दे करके इसके शिकार होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है एक्सप्लेनेशन उनको देना होगा कि ये कॉस्टिंग वाली बात क्या है जो आप पैसे लेकर के प्रोवाइड कर सकते हैं, अब जो आप पहले नहीं कर सकते थे, या बिना पैसे लिए आप नहीं करना चाहते हैं। तो या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्पस ही यही था कि पहले अगर ऐसा हो ताकि हम लोगों से पैसा मांगें और पैसे लेकर के फिर हम ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले प्रॉब्लम जो है आने देते हैं, पहले प्रॉब्लम क्रिएट होने देते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हम जो है पब्लिक से पैसा डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले आप मिठाई खाने की आदत डला लो और उसके बाद मुंह से मिठाई छीन लो, निवाला छीन लो, और फिर कोई मांगे तो कहो कि बात पहले पैसे दो तब देंगे। तो ये तो एक तरह से ट्रिक हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, ब्लू टिक क्या पैसा वसूली की ट्रिक अब बन गया है? ये सवाल तो पूछना लाजमी है ही। अमित जी फटाफट से आपके पास आ रहा हूं। शुरू में जो ट्विटर का था, क्योंकि सारी कहानी तो ट्विटर से शुरू हुई है, तो शुरू में चाहे फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम भी है, ये ऐसा था कि ट्विटर एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम था, उनका जो ब्लू बैज सिस्टम था या ट्विटर ब्लू था, कि भाई हम वेरीफाई करेंगे कम से कम उन लोगों को जिनको हम कर सकते हैं, जो जिनको जरूरी है, ताकि उनके कोई डुप्लीकेट अकाउंट्स ना आ जाएं, और क्योंकि वो समाज के एक तबके को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कम से कम वहां पर एक सुरक्षा प्रदान अब मिल जाए। अब ऐसा तो नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो आपने एक तरह से जो एलिटिस्ट क्लब बना दिया था, अब उसकी अवधारणा ही लोग खत्म कर रहे हैं, अब कोई भी आ सकता है, साहब आप पैसे दीजिए। तो ये इनकी ये दलील है, या जो इसके पक्ष में उन लोगों का कहना है कि अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपने सबको दे दिया, जिसके अब ये नहीं कि साहब आप बड़े आदमी इसलिए ब्लू टिक मिलेगा, अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो डेमोक्रेटाइजेशन की हम बात कर रहे थे यहां पर ज्यादा आ रही हो? नहीं, ये जो एलीट क्लब बनाया गया था उसी को भुनाया जा रहा है। पहले ये बनाई गई, उसकी वैल्यू बनाई गई, अब वो वैल्यू निकाली जा रही है। क्या गारंटी है कल ये फिर से कोई नया कलर लाके एक नया एलीट क्लब बना देंगे कि भाई अब ये वाला कलर मिलेगा यदि आप ऐसा कुछ करोगे? तो ये रेस कभी नेवर एंडिंग है। अभी भी उन्होंने मल्टीपल कलर के ऑप्शंस जो रखे हैं ट्विटर ने, अभी ब्लू कलर के ऊपर, चूंकि ब्लू ही क्यों रखा, हो सकता था ये ऑरेंज कलर दे देते कि पेड आप ले लीजिए, ऑरेंज कलर आपको दे देंगे, पर चूंकि क्रेडिबिलिटी ब्लू कलर की थी, जो पूरा जो एलीट क्लब बनाया गया था वो ब्लू कलर को लेकर था, तो उसको तो पेड कर दिया। बाकी उन्होंने कलर ऑप्शन रखे हैं जो गवर्नमेंट एंटिटीज और बाकियों के हैं। तो ये एक साइकोलॉजी के संग खेलना भी है। आगे आप एक नया कलर लेके आ जाएं और उसको एक एलीट ग्रुप का नाम दे दें कि ये वो लोग हैं जिनको प्रायोरिटी देंगे, या कुछ भी फीचर दे दें, तो वो भी होगा। तो मेरे ख्याल से नेवर एंडिंग रेस है, इसमें ऐसा कोई डेमोक्रेटाइजेशन का इनका पर्पस तो बिल्कुल नहीं लगता है। और दूसरा, ये करेंगे कैसे? क्योंकि भारत जैसे देश में
जहां की एक आईडी क्लोन हो जाता है या आधार कार्ड की कॉपी बन गई है और कल के दिन कोई मेरे नाम से वेरीफाइड अकाउंट बना ले और उसके बाद मेरी तो रिक्वेस्ट सुनेगा नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट तो उसकी सुनी जाएगी, वो तो वेरीफाइड हो गया, वो प्रायोरिटी भी जा रही है उसकी सपोर्ट सिस्टम को रिक्वेस्ट, तो फिर मैं कैसे उसको सॉर्ट आउट करूंगा? तो मेरे ख्याल से ये जो अभी आगे परेशानियां खड़े होने वाली हैं आम यूजर के लिए, और ज्यादा हो जाने वाली। बिल्कुल सही बात है। और पहले तो आप ये बताइए ना, चाहे ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, अब तक लोग ये समझते थे कि भैया हमारा ब्लू टिक आया तो इसका मतलब हम वेरीफाइड हैं, हम पूरी तरह से। तो अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं? आप ब्लू टिक को स्टेटस सिंबल बनाना चाह रहे हैं या आईडी बैज बनाना चाह रहे हैं या वेरिफिकेशन का प्रोसेस? ये तो क्लियर कीजिए आप। और अगर आपके मन में ये क्लैरिटी नहीं है तो जैसा आशुतोष ने कहा, आज तक आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये था कि आप आराम से वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना, ये जो आरोप लग रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इनको देना ही होगा। दीपिका के पास चलते। दीपिका, मुझे याद है ट्विटर पे जब कंट्रोवर्सी हुई थी कि साहब आप किसको दे रहे हैं ये ब्लू टिक जो है, ये क्या सोशल इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करता है? क्या जो ब्लू टिक होल्डर्स हैं वो क्या उनकी क्या कोई कॉस्मिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल आम लोगों से अलग है क्या? और इसको खुद ट्विटर ने माना था। और 2017 में ट्विटर सपोर्ट का बाकायदा ट्वीट भी था। वो कह रहे थे कि साहब हम तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए लेकर आए थे आपकी आइडेंटिटी और वॉइस को, ताकि हम ये तय कर सकें कि कौन व्यक्ति है, उसके पीछे कोई मशीन नहीं है, कोई फर्जी आदमी नहीं है, एक ऑथेंटिक आदमी है। लेकिन उसको एंडोर्समेंट से और इंडिकेटर ऑफ इंपॉर्टेंस की तरह मान लिया गया और इसलिए हम इसको हॉल्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तक इन्होंने हॉल्ट करके रखा अपनी वेरिफिकेशन को, प्रोसेस को। अब ये कह रहे हैं, तो अब क्या, अब आप यही बात पैसे लेकर कर रहे हैं? जो बात आप 2017 में मान रहे थे कि ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि लोग इसे इंडिकेटर ऑफ इंपॉर्टेंस मान रहे हैं, तो अब आप खुद कह रहे हैं कि पैसे दो और इंपॉर्टेंस लो। तो आप तो एक समाज में एक तरह की दो तरह के लोग बनाना चाहते हैं समाज में। क्या मैं सही कह रहा हूं या इसमें और कुछ लेयर्स भी हैं दीपिका? हाँ जी, तो अगर हम सिर्फ ट्विटर की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बैक स्टोरी देखें कि जब से ये एक लॉस मेकिंग ही कंपनी रही थी, एडवर्टाइजिंग डेटा एडवर्टाइजर्स को लाकर भी उनका जो बैलेंस शीट था वो प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबल स्टेट में नहीं आ पा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग ने जो वहाँ गवर्नेंस चेंजेस देखे, उसमें यह उद्देश्य देखा गया कि सब्सक्रिप्शन वाज यूटिलाइज्ड टू यूज इट एंड ब्रिंग इट टू अ प्रॉफिटेबल स्टेटस। उसमें से उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ऑफरिंग थी, दैट वाज द स्टेटस सिंबल दैट दे ब्रॉट इन टू द यूजर्स। बट अगर अभी यहाँ पे उन लोग यही बोल रहे हैं कि अगर हमें आपकी वेरिफिकेशन चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, तो अगर हम ये पेमेंट लेंगे तो ही, बट इसका उद्देश्य मेन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस को मेंटेन रखना है, सस्टेन रखना है, क्योंकि वह यहाँ देख चुके हैं कि दिस इज व्हाट विल हैव पीपल स्टिक टू आवर प्लेटफॉर्म। दूसरा मेरा एक और इसमें पहलू होगा कि इन्होंने यहाँ अपने वेबसाइट पे एंड मीडिया पोस्ट पे लिखा है सारे कंपनीज ने, दैट अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं तो अलोंग विद द सब्सक्रिप्शन फीस आपको गवर्नमेंट आईडीज भी सबमिट करने हैं। अभी मैं एक और पहलू इसमें लाना चाहूंगी कि क्या ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज, जो कि ज्यादातर नॉन इंडियन कंपनीज है, नॉन इंडियन नेटिव कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है, क्या वो समर्थ है, क्या वो सशक्त है हमारा गवर्नमेंट आईडीज हैंडल करना? और उस डेटा सिक्योरिटी, उस डेटा प्राइवेसी का क्या, या फिर क्या उस डेटा का जो उन लोग का कलेक्शन होगा उसके भी डेटा मार्केट्स में भाव लगाए जाएंगे? एंड क्या ये पहलू उन्होंने क्लियर किया है कि हाउ एंड वेयर विल दे बी स्टोरिंग आवर डेटा? तो ये काफी एम्बिग्विटी अभी आई है, जहाँ की दर्शाया जा रहा है कि वी आर हियर फॉर यू, ये सिक्योरिटी और ये सर्विस आपके लिए ही जारी की जा रही है। बट इसमें बहुत सारे हिडन लूपहोल्स है जो कि सरकार को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए बिफोर दिस इज अलाउड इन इंडिया। एब्सोल्युटली मांगना चाहिए, एब्सोल्युटली। बिल्कुल दीपिका। आशुतोष, पहले ये होता था कि भाई वेरिफिकेशन मतलब ये है कि ट्विटर हो या मेटा हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वो पहले वो कंफर्म, उनकी टीम कंफर्म करेगी कि ये पर्सन या कंपनी वही है जो ये सामने कह रहा है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक आदमी है, इसके पीछे कोई मशीन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। अब ये कह रहे हैं साहब आप $10 लाइए, $8 लाइए, $12 लाइए, बस हम मान लेंगे साहब कि आप जो हैं वो वही हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा? और क्या भारतीय कानूनों की परिधि में इस तरह की सोच आ रही है जो दीपिका जो कह रही हैं कि इनसे पहले जवाब मांगना चाहिए कि भाई आप कैसे तय कर रहे हैं
अपनी सर्विसेज को, ये कानूनी परिधि में क्या है इसका मसला? जी जी, देखिए मैंने जैसे पहले बोला कि भाई ऐसा पैसे देने से क्या आप कर लेंगे कि सेफ गार्ड अब आप कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? ये तो सवाल है ही कि टेक्नोलॉजी में आप ऐसा क्या चेंज करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए वो पहले आप जो है वो लोग एड से कमा रहे थे, अब वो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन से कमाना चाहते हैं। देखिए पैसा कमाना एक पार्ट है, अब जो इसका जो इम्प्लीकेशन है, जो लीगल इम्प्लीकेशन, वो हमें ये देखना होगा कि सपोज कुछ लोग अगर वो देते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस, तो उसमें अगर डिफॉल्ट होता है, अगर उसके बावजूद उनका डेटा जो है वो पब्लिकली यूज होता है या मिसयूज होता है, इंपर्सोनेशन होता है या कोई फ्रॉड होता है, तो उसमें जो है हमारे लॉज में क्या क्या अमेंडमेंट करना होगा जिससे कि वो लायबल बने, क्योंकि अब तो वो प्रॉपर पेमेंट लेने की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2021 में जो अमेंड हुआ, उसमें और फर्दर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का जो अभी रिसेंटली अमेंड उसमें भी हुआ था, उसमें भी फर्दर अमेंडमेंट करना होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो कि हमारे कंट्री में अभी नहीं है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में वो है, तो उसके बारे में भी जो है गवर्नमेंट उसको लेके चल रही है कि उसको बनाना है, उस पर काम चल रहा है। तो उसको बनाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब लोग अगर पैसे देंगे, पेमेंट्स देंगे, उसके चार्जेस देंगे और उसके बाद अगर उनका डेटा लीक होगा, तो कहीं ना कहीं कंपनीज को जो है लायबल बनाना पड़ेगा प्रॉपरली कानून के तहत, ताकि वो ताकि उनको जो है एक फाइन का सिस्टम प्रॉपरली हो इम्पोज करने का, और साथ में पेनल चार्जेस भी हों कि अगर आपने गलत किया है और ये है तो कहीं ना कहीं आपको लायबल बनना पड़ेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली जो इंटरमीडियरीज हैं उनको जो है कानून के दायरे में लाया गया, पहले तो ये कानून के दायरे में ही नहीं थे, जो हमारा पहले का जो 2000 का जो ओरिजिनल एक्ट है उसके हिसाब से। तो जैसे जैसे नई चीजें आ रही हैं, अमेंडमेंट हो रहा है, नई जो है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उस हिसाब से लॉज में भी अमेंडमेंट करते रहना होगा। और मुझे लग रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज पे काफी जोर से काम चल रहा है, और वो आएगा तो उसमें ये सारी चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से कवर करना होगा। ये तो वही बात होगी जो बीच में फ्रॉड हुआ था शुरू, आप सबको याद होगा, कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर। आप कोल्ड ड्रिंक जाइए, वो आपको गर्म कोल्ड ड्रिंक दे देंगे 10 रुपए की। अब आप बोलेंगे कि साहब चिल्ड दीजिए, तो बोलेंगे 2 रुपए वाला आओ, क्योंकि मैं तो ठंडा भी कर रहा हूं इसको, जबकि कानूनन में वो आपको एमआरपी पे ही देना था। तो ये इसी तरह का फ्रॉड में लग रहा है अमित। मैं अभी बहुत सारे फेसबुक के यूजर्स हैं, इवन खुद मैंने भी कई मर्तबा ये किया है कि जो नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनकी पोस्ट्स को सप्रेस किया जाता है एल्गोरिथमिकली, और फिर कहा जाता है कि आपको बूस्ट करना है तो आप इसके पैसे दो। तो यानी कि आप यानी कि ये अनलॉफुल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आएगा? क्या इस पे कोई कानूनी परिधि आ सकती है? और अगर एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर भाई मेरे को अगर किसी का बुरा करना है, मुझे कोई देश के खिलाफ कैंपेन रन करना है, तो ट्विटर पे तो $8 का है, तो मैं $800 दे दूंगा और 100 वेरीफाइड बॉट अकाउंट्स बना दूंगा और अपना कैंपेन चला लूंगा। तो फिर ये कैसे पकड़ में आएंगे? तो इन सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे क्या? नहीं बिल्कुल, और ये सारे चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। आपने जैसे बोला कि कई बार हम सर्च करते हैं कोई प्राइस किसी चीज़ का, और यदि हम बार बार मान लो हमें टिकट ही सर्च कर रहे हैं, एयर टिकट, तो वो बढ़ने लगता है। उसको पता होता है कि इनको अब चाहिए है, तो वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यदि आप नहीं बुक करेंगे तो वो समझ जाता है कि इसकी नीड है और उसको इंक्रीज़ करने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके ही अगेंस्ट यूज़ होती हैं। जितना डेटा आपका कैप्चर होता है वो कहीं ना कहीं आपसे और ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए या तो मॉनिटरीली या डेटा वाइज यूज़ होता है। ये सब तय है और ये होता रहा है। आप जो बोल रहे हो कि अभी यहाँ पर मैं एक अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ कि यदि ये लोग ज़्यादा, क्योंकि इंडियन माइंडसेट बिल्कुल अलग है। इंडियन माइंडसेट वैसा नहीं है जैसा कि बाकी देश में ये लोग बिजनेस करते हैं। यहाँ आप नंबर्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से, लेकिन ये जो जैसी वो पेड सर्विसेज स्टार्ट होंगी, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस आने वाले हैं, लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इनकी स्केल गिर जाएगी, इनका जो ग्रोथ है वो गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी आती है कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लेके आ जाए, ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं, कोई सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी ही नहीं है। जैसे बिटकॉइन है वैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा, बढ़ेगा। और ये गैप जो आ गया है बिकॉज ऑफ ये जो सेंट्रल बॉडीज हैं कि भाई चूंकि हमारा इस तरह की अगर मोनोपोली होगी, एब्सोल्युटली सर, अब आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरह की अगर मनमानी करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ सकते हैं जो जनता के हित में हो, जो बिल्कुल वाकई में कम्युनिकेशन के नजरिए, उस अप्रोच, उस सोच के साथ आए। ये नहीं कि पेड
हम पैसे देकर कम्युनिकेट करने वाली एक सोच है, और एक है जो दीपिका ने बोला कि इक्वल फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल एंड अवेलेबल फॉर ऑल, इस कॉन्सेप्ट के साथ नए नए प्लेटफॉर्म्स के लिए एक संभावनाएं भी बनती नजर आ रही है। बहरहाल अब देखते हैं कि भारत में क्या इसको फीडबैक मिलता है। फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत हमारे लिए वक्त निकालने के लिए अमित दुबे, थैंक यू सो मच। दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।